आप लोगों के पास में मैप था, उसको खोल लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने जो नदियों के बारे में और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है उसी को कंप्लीट करेंगे इस सेशन में और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो जो भारत की जो मुख्य नदियां हैं वो दी हुई हैं। ये हो गई सिंधु, ये हो गई ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, महानदी, चंबल, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार बह गई नीचे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर होनी चाहिए आपके जहन में कि भारत में नदियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ से जो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो अगर पूछा जाए ये हो गई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, ये हो गई सारी की सारी प्रायद्वीपीय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये तीन तंत्र हो गए, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये नॉर्दर्न भारत यानी कि जो पंजाब वाला रीजन है उसमें ये क्षेत्र है जो कि उत्तर के मैदानों में, और ये उत्तर पूर्वी भारत में। क्वेश्चन जनरली इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सी रिवर किस किस राज्य से होकर के बहती है या उसके कौन से नाम हैं, जिसको हम प्रीवियसली सेशन में कर चुके हैं। प्लस यहाँ पे लूनी है। इस कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं कि ऐसी नदी बताइए जो कि स्थलबद्ध हो, यानी कि जो स्थल से निकलती है और स्थल में ही बहती है, जो कच्छ के रेगिस्तान में समाप्त हो जाती है। फिर इस एरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को लेकर के, या गंगा और जमुना यानी पद्मा और जमुना मिलती है तो वो मेघना का निर्माण करती है, एंड फर्दर। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो इस एरिया में बिल्ड होते हैं। अब थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं और इसमें नदी घाटी परियोजनाओं का देखने की कोशिश करेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में ये जल स्रोत किए थे, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और फिर ये वो क्षेत्र हैं, देखिए ये जो एरिया है इसे कहते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप, क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ हिंद महासागर है, और तीसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। कृपया करके टाइम पे आए, ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो जो भी टाइम पे ना आए वो बाहर ही रहें। सो नेक्स्ट, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा निकलती है गंगोत्री से, कैलाश मानसरोवर से, जिसकी हमने बात की थी। इसकी सहायक नदियों की प्रीवियस सेशन में बात हुई थी, जिसमें कि राइट और लेफ्ट आपको याद रखना पड़ेगा, या नॉर्थ और साउथ आपको याद रखना पड़ेगा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है, साउथ की कम है ट्रिब्यूटरीज, तो साउथ की याद कीजिए, ठीक है ना। तो नॉर्थ की जो बची हुई है वो सब नॉर्थ की है। समझते समय हमें सारी चीजें समझनी चाहिए कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक बार वो समझ लिया, उसके बाद आपने रटते समय या याद करते समय आपने ये याद कर लिया कि साउथ की कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, तो जो बच गई वो कौन सी हैं, वो नॉर्थ की या बाईं तरफ से आने वाली ट्रिब्यूटरी हैं। क्योंकि दाईं तरफ से आने वाली जो मेजर ट्रिब्यूटरी है साउथ से, वो है सोन और यमुना, जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने ये याद कर लिया तो मोटा मोटी आपको याद रहेगा कि घाघरा भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, गोमती भी मिलती है, तो ये सारी नदियां हैं, लेकिन ये सब ऊपर से मिलती हैं। राप्ती भी मिलती है, लेकिन नीचे से सोन और यमुना मिलती हैं। फिर नीचे की जो दूसरी रिवर्स हैं, जैसे चंबल, सिंध, केन, धनसना, या फिर बेतवा, पार्वती, बनास, ये सब यमुना से मिलती हैं और फिर यमुना मिलती है ना। तो इस एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है जो कि बेसिकली भारत के अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जहाँ पे इसे लोहे, दिबांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने अलग अलग नदी तंत्र किए थे प्रीवियस सेशन में, तो ये वहीं से है कहा।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिंधु नदी तंत्र। ये महत्वपूर्ण सेक्शन है पढ़ने के लिए, और आपसे हमने बताया भी था कि इसमें जो ये 7 नदियां हैं, बेसिकली सप्त सैंधव क्षेत्र होता था, आज की डेट में वो 6 नदियां रह गई हैं। तो सबसे ऊपर है सिंधु, फिर चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। लेकिन रावी, सतलुज, व्यास वैसे हम याद रखते हैं उसको। यहाँ पे 2 चीजें आजकल बड़ी फेमस सी हो गई हैं जिन पे की प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो ये है कि इन नदियों के निकट जो नगर हैं, जो टाउनशिप है, उसको जरूर याद कीजिएगा। जैसे कि लाहौर रावी नदी के तट पर है, राइट। अमृतसर ये रावी और व्यास के बीच में है, रावी और व्यास के दोआब में है, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद सोन वैली में है। सोन वैली सोन घाटी बहुत प्रसिद्ध है प्राचीन समय से ही, और इसका जो नियरेस्ट रिवर है वो सिंधु ही है, राइट। फिर इसके बाद श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो श्रीनगर, इस्लामाबाद, लाहौर, अमृतसर, दीज आर इंपॉर्टेंट रीजंस जिनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिस तरीके से भारत में एक हैदराबाद है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। तो पाकिस्तान का हैदराबाद सिंधु के किनारे पर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हैदराबाद ब्रैकेट में पाकिस्तान कौन सी नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है। सिमिलर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कराची आल्सो, पर कराची में तटीय क्षेत्र आता है जनरली। कराची एक पोर्ट है, पाकिस्तान का मुख्य पोर्ट है कराची, अरब सागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है, ठीक है। तो भारत के विभाजन से पहले यानी 1947 से पहले ये भारत का मुख्य पोर्ट हुआ करता था, और जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद हमने कांडला पोर्ट डेवलप किया था, जो आप पोर्ट वाली जो वीडियो है गुजरात में उसमें देख सकते हैं, या जो हमने प्रीवियस सेशन भी किए उसमें भी डिस्कशन किया था कि इसे विभाजन की संतान भी कहा जाता है, ठीक। कांडला को, जी। तो हिमालय और जो काराकोरम रेंजेस है वहां से नदियां निकलती हैं। विंध्याचल सतपुड़ा रेंज जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है वहां से नदियां निकलती हैं। और इसके अलावा जो दक्षिण में पश्चिमी घाट है, नदियों का ओरिजिन वहां से होता है। तो अगर भारत में अगर 3 जगह देखी जाए जहां से ओरिजिन होता है, जहां से नदियां निकलती हैं, तो विंध्याचल सतपुड़ा से निकलती हैं, हिमालय काराकोरम से निकलती हैं, और दक्षिण में नहीं छोटा नागपुर नहीं, दक्षिण में ये पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, सह्याद्री से। तो ये 3 ओरिजिन एरिया हो गए नदियों के जहां से ओरिजिनेट होती हैं। नदियां जिन जगहों से ओरिजिनेट होती हैं, या जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में बहती हैं, वहां पे सिंचाई के प्रॉपर इंतजामात होते हैं, क्योंकि नदियों से पानी मिल जाता है। लेकिन जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो इस पानी का फ्लो पूरा का पूरा सागर में हो जाता है, राइट। इसलिए बहुत पुराने टाइम से ये प्रावधान रहा है भारत में कि बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं, झीलें बनाई जाती हैं, कुल या गुल बनाए जाते हैं, जोड़ बनाई जाती हैं पानी का संचय करने के लिए। तो अगर आप जौहड़ की बात करें, जिन्हें झोड़ भी बोलते हैं, उत्तर भारत में जाएंगे तो झोड़ बोलते हैं, और अगर राजस्थान वाली साइड में जाएंगे तो जौहड़ बोलते हैं। वहां पे पानी को संचित करने के लिए बावली बनती थी, जैसे गुजरात में रानी की बाव, या फिर दिल्ली के अंदर अग्रसेन की बावली, है ना, या फिर राजस्थान में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी बावली देखने के लिए मिलेंगी। तो उनमें स्टेयर्स बनाई जाती थी ताकि पानी अगर बहुत नीचे हो तो वहां से ले लिया जाए, और अगर बहुत ऊपर हो तो वहां से भी प्राप्त कर लिया जाए। ये तो उन क्षेत्रों के लिए था जहां पे कि बारिश के पानी को स्टोर किया जाता था या ग्राउंड लेवल वाटर का इस्तेमाल किया जाता था। पर जहां पे ग्राउंड लेवल वाटर नहीं है या पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता, बारिश नहीं हो रही, फिर वहां पे क्या किया जाएगा?
तो एक योजना है नदियों को जोड़ने की योजना, राइट, या नहर निकालने की योजना। इसमें भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी नहर निकलेगी कहां से? इंदिरा गांधी नहर निकलेगी कहां से? अब ये एक योजना आती है जो कि बहुत पुराना इसका इतिहास है। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, जो हमारा भारत का पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहां पे सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था और इसमें बहुत सारे शासकों की भूमिका रही, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कुमारगुप्त जैसे शासकों ने इसको रिपेयर भी करवाया। और किस लिए करवाई गई थी? ये सुदर्शन झील बनाई गई थी सिंचाई के लिए, पानी को उपलब्ध करवाने के लिए। तो पानी की उपलब्धता को रखने के लिए इन नदियों को में बाड़ लगाई जाती है। बाड़ यानी रोक, बाड़ यानी रोक, जिसको कि साधारण भाषा में बोला जाता है बांध, राइट। और इन बांधों से को बना करके और फिर इस पानी को रोक दिया जाता है, फिर इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आप जहां पर भी हैं अपने आसपास में नदियों के आसपास बने बांधों को देख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से सतलुज पे एक बांध बनाया गया जिसे आप भाखड़ा नांगल पढ़ते हैं। उसके कारण जहां पानी रुकता है, जहां पानी स्टोर होता है, उसे कहते हैं बैराज। क्या कहते हैं? बैराज। और हाँ, इंग्लिश में भी बैराज मिलेंगे, यानी स्टोर हाउस बेसिकली। और वहां से रिजर्वायर, जो एक अदर टर्म आप यूज कर सकते हैं, वो है रिजर्वायर। तो वो जो रिजर्वायर या जो बैराज या जो स्टोर हाउस है पानी का, जहां पे स्टोर कर लिया जाता है, फिर वहां से नहर निकाली जा सकती है, वहां से पाइपलाइन के द्वारा वाटर की सप्लाई हो सकती है। जो नहर निकाली गई है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे राजस्थान में राजस्थान नहर या बीकानेर नहर के नाम से जाना जाता है, राइट। राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। क्योंकि अगर सतलुज की बात की जाए तो उसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वो राकस्ताल से निकलती है, क्योंकि वो हिमालय से बहने वाली नदी है। तो अगर उसमें पानी अगर वर्ष भर रहता है तो फिर उस नहर में भी पानी वर्ष भर ही रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा पुराने समय में जाएं, यानी कि अंग्रेजों वाले टाइम में, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहां पे दी थी? एशिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहां आई थी? कलकत्ता में। 1898 में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कलकत्ता में आई थी, 1898 में। इससे आपको एक अंदाजा रहेगा कि नदी घाटी परियोजनाएं कब बननी चालू हुई होंगी। क्यों? क्योंकि नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं वो एक मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट होता है। नदी घाटी परियोजनाएं एक मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। हाँ जी, हाँ जी। तो मल्टीपर्पस पावर प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। अब ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है? जब नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है तो इस पानी को रोक करके और उससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अगर इसमें शुरुआती उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? पहले होता था सिंचाई। आज की डेट में क्या होता है? अगर शहरी क्षेत्र है, अगर टाउनशिप है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी आपके लिए अवेलेबल करवाना, ये सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है आज की डेट में। जो कि अलग अलग जगहों पे आप जल बोर्ड देखेंगे जहां टाउनशिप के आसपास, तो वो जल बोर्ड जो होते हैं पानी को क्लीन करके, उसी बांध में जो पानी रोका गया उसको क्लीन करके और आपके पास तक भेजते हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सिंचाई या फिर मछली पालन, मछली पालन के लिए इस्तेमाल होती है ये जगह। और एक और कारण भी होता है, कई बार जो पानी में एक पर्टिकुलर सीजन में आने वाली बाढ़ होती है, उस बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। बाढ़ को
रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। और फिर जब पानी रुका हुआ है और उस गेट से धीरे धीरे पानी को वापस छोड़ा जा रहा है, अगर पानी रुका हुआ है और उसे पानी को अगर धीरे धीरे अगर छोड़ा जा रहा है गेट से, तो उसकी रफ्तार का इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, यानी कि पन बिजली परियोजनाएं। पानी से बनने वाली बिजली जिसके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 1902 में इस तरीके की जो पहली परियोजना थी वो थी शिव समुद्रम। 1902 में इस तरीके की पहली परियोजना शिव समुद्रम थी। ठीक है, आज की डेट में उस जलप्रपात को यानी वाटरफॉल को शिव समुद्रम वाटरफॉल भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है गगनचुक्की जलप्रपात। ये कावेरी नदी पर है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज तो बेहतर हो चुका है शिव समुद्रम प्रोजेक्ट। तो 1902 में चालू हुआ था और ये कर्नाटक में, सब पूरे भारत में भी और कर्नाटक में भी सबसे पहली परियोजना थी। आपके नोट्स में एशिया का भी सबसे पहले लिखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एशिया में भी। बट एशिया में क्योंकि मैकोंग रिवर पे और दूसरी जगहों पे कुछ परियोजनाएं चल रही थी, तो उद्देश्य जो है वो बहुत मैटर करता है। मैकोंग जो कि इंडो चाइना में बहती बहुत है, लंबी है मेरे ख्याल से। इंडो चाइना में बहती है, वो रिवर है। अब यहाँ पे जब हम शिव समुद्रम परियोजना की बात करते हैं तो शिव समुद्रम परियोजना ने क्षेत्रीय लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया और इसी को फिर आगे बढ़ाया गया। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में इन रिवर्स का इस्तेमाल, इन रिवर प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम किया गया। लेकिन आज की डेट में या भारत के विभाजन के पश्चात इन परियोजनाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया और आज भारत में बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में। तो इन नदियों को जानने के अलावा हमें जरूरत है कि हम इन परियोजनाओं को भी देखें। अब अगर आप इन नदियों की बात करेंगे तो एक फ्लो आप इंडियन मैप पे, इंडिया के मैप पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये वो मेजर एरियाज हैं जहां पे या तो जहां से पानी आ रहा है, जहां से नदियां बन रही हैं, या फिर जहां पे पानी जा रहा है या जहां पे नदियां मिल रही हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसमें सेंटर ऑफ दोज एरियाज बताता हूं, पहले जहां पे से प्रश्न बनते हैं। ये हो गया मानसरोवर लेक, जहां पे बहुत सारी लेक्स हैं, राकसताल, श्योक झील, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर एरिया, ये सब हैं। तो यहां से मेजर रिवर ओरिजिनेट होती है। ये हो गया गंगोत्री, यहां पे भी जो रिवर बन रही है वो यहीं से आती है। अभी हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग की, कर्ण प्रयाग की, रुद्र प्रयाग की, देव प्रयाग की, और फिर ये है प्रयागराज जहां पे गंगा यमुना मिलती हैं। कहा तो ये भी जाता है मिथकीय रूप से कि सरस्वती भी मिलती है, पर आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ गंगा और यमुना की ही बात करता हूं। यह है नासिक जहां से गोदावरी निकलती है, और इधर यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सिमिलरली ये वो जगह है जिसे शिव समुद्रम कहते हैं, जो शिव समुद्रम परियोजना 1902 में लगाई गई थी। जहां से ओरिजिन होती है कावेरी, वो है ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी, कावेरी रिवर, जिसका कि लगभग 90% से भी ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो यानी कि उस पे बहुत सारे बांध हैं और जिनके बारे में हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जो लिस्ट होगी बांधों से संबंधित, बहुउद्देश्य